बीएससी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से यूनिट 4 शुरू की थी, जिसमें हमने साइकस के बारे में परिचयात्मक जानकारी प्राप्त की थी। यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दो यूनिट हैं जिनमें हम साइकस, पाइनस, नीटम, गिंगो आदि पादपों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रतिनिधि पादप हैं जिम्नोस्पर्म के, और इनके बारे में अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट 4 और यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न भी यहीं से बनते हैं आपके। तो हम शुरू करते हैं साइकस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में साइकस के वितरण के और साइकस की विभिन्न जातियों के बारे में और इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में परिचयात्मक जानकारी प्राप्त की थी। देखिए, मैं आपको जो ये पढ़ाऊँगा, साइकस ये या पाइनस है, ये मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊँगा। एक विस्तार से और एक शॉर्ट माध्यम से, ताकि आपको एग्जामिनेशन में रिवीजन करने में आसानी हो। तो मैं दोनों तरह की पीडीएफ आपसे शेयर करूंगा। हमने पिछले वीडियो में विस्तार से शुरू किया था उसका परिचय। आज हम इसमें उसका परिचय भी लेंगे, साथ ही साथ इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी हम देखेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है, इसके माध्यम से तो हमें शॉर्ट में साइकस समझ में आएगा, और विस्तार से हम दूसरे तरीके से भी हमारे पास जो नोट्स हैं उनके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। साइकस, वर्गीकरण इसका जगत है पादप जगत, उपजगत जिम्नोस्पर्म है, वर्ग इसका साइकोडोप्सिडा है, ऑर्डर इसका है, गण इसका है साइकेडेल्स, कुल इसका है साइकेडेसी, और वंश इसका साइकस है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साइकेडोप्सिडा के जो गण हैं उनमें सिर्फ एक साइकेडेल्स ही जीवित रहा है आज की तारीख में। बाकी सभी जो गण हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। और साइकेडेल्स गण में भी जो आज जो लक्षण पाए जाते हैं वो लगभग करोड़ों वर्षों से अपरिवर्तित ही हैं। इसलिए साइकस को हम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। हम बात करते हैं साइकस की 20 जातियां हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये पूर्वी गोलार्ध में ज़्यादा मिलती हैं, विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, जो इंडो पैसिफिक एरिया है, यानी एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, वहाँ इनकी जातियाँ ज़्यादा मिलती है। भारत में 6 जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विशेषतः आपके उड़ीसा, आसाम, बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। साइकस रिवोल्यूटा है, साइकस रम्फाई है, साइकस बेडोमाई है, साइकस पैक्टिनेटा है, साइकस सियामेंसिस है, और साइकस सर्सिनेलिस है। ये जो जातियाँ हैं ये हमारे भारत में पाई जाती हैं। आप इनको इंग्लिश में ज़रूर, इनका जो बुक्स है उससे आप इंग्लिश में इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम में जब आप लिखें किसी भी पादप का नाम, बॉटनिकल नेम, तो उसे इंग्लिश में ही लिखें, तो वो ज़्यादा सटीक माना जाता है। हम बात करते हैं साइकस की शारीरिकी यानी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। हम जड़ के बारे में बात करते हैं। ये मुख्य तने के निचले भाग से मूसला मूल निकलती है, और जड़ की मुख्य शाखाओं से अनेक पार्श्व शाखाएं निकलती है, जिन पर भ्रूण रोम पाए जाते हैं। अब इसका जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है, जो आपको याद करना है, जिस पर आपको शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है इसकी कोरिलॉइड जड़ें। दरअसल होता यह है कि कुछ पार्श्व मूलें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं और जमीन से बाहर आ जाती हैं, और इन जड़ों को कोरिलॉइड जड़ें कहा जाता है। इन कोरिलॉइड जड़ों में नीलहरित शैवाल या जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और कॉर्टेक्स में एक शैवालीय क्षेत्र बनाकर रहते हैं। मुख्य शैवाल जो इस क्रिया में भाग लेते हैं वो है नोस्टॉक, एनाबीना, और कुछ जीवाणु भी हैं जो इसमें सहसंबंध स्थापित करके रहते हैं। इसलिए इन जड़ों का रंग नीला हरा होता है। अब इसके बारे में जो सहसंबंध है, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, उन्हें आपको इंडिकेट करना है आपके आंसर में भी, कि रिम फॉर लाइफ कहते हैं कि ये सहजीवी संबंध है, इसलिए क्योंकि ये जो शैवालीय जो क्षेत्र है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पादप को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और साइकस इसके बदले में भोजन और आवास उपलब्ध करवाता है। लेकिन जो सीड नाम से जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि ये कोई ख़ास संबंध नहीं है, सहजीवी संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें साइकस को कोई लाभ नहीं होता है। जैक तो आगे बढ़कर बोलते हैं कि ये तो परजीवी संबंध है, यानी नीलहरित शैवाल तो नुकसान पहुंचाते हैं साइकस को। परंतु ये अलग अलग मत इसलिए आ रहे हैं आपके सामने क्योंकि अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि साइकस का कुछ या तो लाभ है या कोई हानि है। सिर्फ ये आवास बनाकर रहते हैं, परंतु स्पष्ट अभी तक हमें प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। इसलिए अलग अलग वैज्ञानिकों की जो मत है इस संदर्भ में, वही मत आप लोगों को लिखने होंगे। हम बात करते हैं आंतरिक संरचना की। जड़ जो है उसकी मूली त्वचा एपिब्लेमा कहलाती है। पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं की एकल परत होती है जिस पर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं। हम बात करते हैं इसकी
कॉर्टेक्स के बारे में, मृदुतक कोशिकाओं की अनेक परतों से बना जिनमें टैनिन और श्लेष्मा है। ये सही कर लीजिएगा, टैनिन है ये। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के बारे में बात करते हैं। पतली भित्ति युक्त एकल परत के रूप में अंतस्थ त्वचा और इसके ठीक नीचे अनेक मृदुतकीय परतों से बना हुआ पेरिसाइकिल पाया जाता है। संवहन पूल के बारे में बात करें, ये अरीय होता है, वह बाह्य आदि दारुक होता है, यानी एग्जैक्ट कंडीशन में होता है, जिनमें प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम कॉर्टेक्स की ओर होते हैं। इनके ठीक बाहर फ्लोएम मेटाजाइलम आपस में सटकर एक मेटाजाइलम पट्टिका बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। मज्जा अनुपस्थित होती है या अत्यधिक हासित होती है। सेकेंडरी ग्रोथ, जी हाँ, साइकस की जड़ों में अतिशीघ्र सेकेंडरी ग्रोथ आरंभ हो जाती है और ये प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। इन चरणों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। हाल फिलहाल आंतरिक संरचना से संबंधित जो मैंने आपको बताया है, इसे आप एग्ज़ाम में जो इसका जो चित्र है वो आप ज़रूर बनाइएगा। यदि नहीं भी पूछा जाता है तब भी आपको चित्र जरूर बनाना होता है। आंतरिक संरचना से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चित्र जरूर बनाइए, अगर ना भी पूछा गया है तो। किताब से इसका डायग्राम आप देख लीजिएगा। वैसे मैं अगले वीडियो में और अगले जो PDF शेयर करूँगा उसमें मैं डायग्रामेटिकली इनकी आंतरिक संरचना को भी बताऊँगा आपको और समझाऊँगा।